Hello everybody and welcome back to the YouTube channel of Law Prep Judiciary. In today's video, we're going to understand the concept of maintenance under family law. So let's start the video. पहले तो ये देखते हैं कि फैमिली लॉ के अंदर ऐसे कौन से दो लेजिस्लेशंस हैं जो कि मेंटेनेंस की बात करते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, दूसरा आता है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो ये दोनों एक्ट्स हैं हिंदू लॉ के अंदर जो कि हमें मेंटेनेंस की प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं मेंटेनेंस टू द वाइफ, टू विडो, डॉटर इन लॉ, टू चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, और चौथा हम देखते हैं मेंटेनेंस टू डिपेंडेंट्स। ऑन द अदर हैंड इस लेजिस्लेशन में मेंटेनेंस की बात करी गई है पेंडेंट लाइक टेम्पररी मेंटेनेंस, और यहां बात करी गई है परमानेंट मेंटेनेंस के बारे में। पहले तो ये समझते हैं कि मेंटेनेंस होता क्या है। मेंटेनेंस वो सारे एक्सपेंसेस हैं, वो सारे खर्चे हैं जो कि पर्सन को अपने सबसिस्टेंस के लिए चाहिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो खर्चे इंसान को चाहिए होते हैं, वो सारे खर्चे मेंटेनेंस के अंदर आते हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल बिल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एंड अडॉप्शन एक्ट के अंदर मेंटेनेंस को डिफाइन किया गया है। जनरली मेंटेनेंस की कोई बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन हम किसी भी एक्ट में देखने को हमें नहीं मिलती है, बट 3 क्लॉज 2 हमें बताता है कि मेंटेनेंस के अंदर हम क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। ये बताता है इसके अंदर हम फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस एंड ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस को मेंटेनेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि अनमैरिड डॉटर के केस के अंदर शादी के कुछ रीजनेबल एक्सपेंसेस भी मेंटेनेंस के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारे प्रोविजंस जो हमें इस एक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। पहला प्रोविजन बात करता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ के बारे में, सेक्शन नंबर 80। यहां पे ये बता रखा है कि हिंदू वाइफ एंटाइटल्ड है और यहाँ पे हस्बैंड की ये ड्यूटी है कि वो वाइफ को थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम मेंटेन करे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ड्यूटी है सिर्फ हस्बैंड की। यहाँ पे हम ये कहीं नहीं देखते हैं इस एक्ट के अंदर कि वाइफ की भी ड्यूटी है हस्बैंड को मेंटेन करने की। तो ये एक्ट यहाँ पे सिर्फ वाइफ के बेनिफिट के लिए बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हस्बैंड की ये ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को थ्रू आउट लाइफ टाइम मेंटेन करे। राइट, अब इसके अंदर हमें कुछ ग्राउंड्स गिवन है जहां पे वाइफ अगर अलग जाके रहती है। देखो जनरली हम क्या देखते हैं, अगर वाइफ बिना कोई रीजनेबल कॉज के, बिना कंसेंट के अलग जाके रहती है तो देन इन दैट केस हस्बैंड इज नॉट लायबल टू मेंटेन द वाइफ। राइट, बट ये ग्राउंड्स में हम ये देखते हैं अगर वाइफ जाके अलग रह भी रही है तो शी इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ग्राउंड्स है। पहला ग्राउंड बात करता है डेजर्शन के बारे में। डेजर्शन का मतलब है जाके अलग रहना, छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करता है डेजर्शन, जब भी हस्बैंड बिना कंसेंट के, बिना बताए विलफुली नेग्लेक्ट कर रहा है अपनी वाइफ को और डेजर्ट कर रहा है अपनी वाइफ को, और इस ग्राउंड पे अगर वाइफ अलग जाके रहती है देन ऑल्सो शी इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। राइट, तो फर्स्ट ग्राउंड आता है हमारा डेजर्शन। सेकेंड ग्राउंड आता है हमारा यहाँ पे क्रूएलिटी। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर क्रूएलिटी कर रहा है और वाइफ के मन में ये डर है कि उसे उस क्रूएलिटी से इंजरी या फिर कोई डैमेज होगा, तो यहाँ पे वाइफ के पास जस्टिफिकेबल कॉज है कि वो अलग जाके रह सकती है एंड शी इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। राइट, थर्ड ग्राउंड बात करता है अगर हस्बैंड दूसरी कोई वाइफ लेके आ जाए या दूसरी कोई साथ में औरत लेके आ जाए या कोई दूसरी लिविंग वाइफ मतलब यहाँ पे बाइगैमी करे, तो यहाँ पे वाइफ के पास में ये ग्राउंड है कि वो अलग जाके रह सकती है। राइट, फोर्थ ग्राउंड बात करता है यहाँ पे कि अगर हस्बैंड कॉन्क्यूबाइन रखता है, मतलब वो घर में किसी और लेडी को लेके आ जाता है और हैबिचुअली उसके साथ में रिजाइड करता है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड। और लास्ट राउंड बात करता है अगर हस्बैंड ने अपना रिलीजन जो है वो चेंज कर लिया, अपना रिलीजन सीज कर लिया, ही इज नॉट हिंदू एंड ही इज कन्वर्टेड इनटू अनदर रिलीजन। ये सिर्फ एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, यहाँ पे ये भी गिवन है कोई भी दूसरा ग्राउंड जो कि क्या है, जस्टिफिएबल है, जो कि जस्टिफिएबल है, तो कोई भी दूसरे ग्राउंड पे वाइफ अलग जाके रह सकती है। तो ये तो हमने क्या ग्राउंड्स पढ़े जहां पे वाइफ अगर अलग जाके रहती है देन ऑल्सो शी इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। अब यहाँ पे क्लॉज 3 में हम वो ग्राउंड्स पढ़ेंगे जहां पे अगर वाइफ अलग जाके रह रही है,
अलग जाके रह रही है, क्यों? क्योंकि शी इज अनचेस्ट, मतलब शी हैज एंटर इनटू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अनदर मैन। तो यहाँ पे अगर ये ग्राउंड है, यहाँ या फिर शी हैज कन्वर्टेड हर रिलीजन, तो यहाँ पे शी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस एंड सेपरेट रेसिडेंस। ओके, क्लियर है? सेक्शन नंबर 18 बात करता है मेंटेनेंस टू वाइफ के बारे में, राइट? अब बढ़ते हैं अपन सेक्शन नंबर 19 की तरफ, जो कि बात करता है मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ। जब भी कोई हस्बैंड की डेथ होती है तो ऑब्वियसली बात है कि जो वाइफ होती है शी विल बी कॉल्ड अ विडो, राइट? तो अब जहां पे वो विडो है और शी इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ, ना तो वो खुद को मेंटेन कर पा रही है खुद की प्रॉपर्टी से, ना वो उसके खुद के पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से मेंटेन कर पा रही है, ना तो उसके सन या फिर उसकी डॉटर की एस्टेट से वो खुद को मेंटेन कर पा रही है, देन द father-in-law has the duty to maintain the widowed daughter-in-law। तो यहाँ पे ये सेक्शन जो है क्लॉज 1 बात करता है कि जब भी हिंदू वाइफ जो है वो क्या नहीं कर पा रही है, कैन नॉट सपोर्ट हरसेल्फ फ्रॉम हर ओन अर्निंग, सपोर्ट नहीं कर पा रही है, या फिर प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास में, ना तो उसके हस्बैंड की एस्टेट से, ना उसके खुद के पेरेंट्स की एस्टेट से, ना उसके सन और डॉटर की एस्टेट से कर पा रही है, देन फादर-इन-लॉ हैज द ड्यूटी टू मेंटेन हर विडोड डॉटर इन लॉ। पर क्लॉज 2 यहाँ पे साथ साथ में हमें कुछ ग्राउंड्स बताता है जो ये बात करते हैं कि व्हेन द फादर इन लॉ डज नॉट हैज द ड्यूटी टू मेंटेन द डॉटर इन लॉ। पहला बात करता है अगर फादर इन लॉ के पास में कोपासनरी प्रॉपर्टी नहीं आई है, फादर इन लॉ के पास में कोई कोपासनरी प्रॉपर्टी नहीं आई है और उसके पास में कोई शेयर नहीं है प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे ही इज नॉट लायबल टू मेंटेन द डॉटर इन लॉ। और सेकेंड बात करता है अगर डॉटर इन लॉ ने वापस शादी कर ली, डॉटर इन लॉ री मैरिजेस, तो यहां पे भी जो ऑब्लिगेशन है वो खत्म हो जाता है, राइट? सेक्शन नंबर 19 समझ आ गया? आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 20 पे। 20 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स। तो यहाँ पे कोई एक हिंदू है, उसकी ये भी ड्यूटी है कि वो अपने चिल्ड्रन को, और अपने चिल्ड्रन कौन से आ गए, लेजिटिमेट चिल्ड्रन भी आएंगे यहाँ पे और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे इस पर्पस के लिए, ठीक है? और दूसरा कौन सा, एज्ड और इन्फर्म पेरेंट्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। बट ये करता कब है, क्या ग्राउंड है, जब दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। जब पेरेंट्स दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, तब ड्यूटी आती है किसी हिंदू की टू मेंटेन देम। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम देयर फादर और मदर एज लॉन्ग एज दे आर माइनर्स। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब तक वो माइनर है तब तक वो उनके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर बोल सकते हैं कि हमें मेंटेनेंस दीजिए। तीसरा यहाँ पे बात करता है कि ये ऑब्लिगेशन जो है मेंटेन करने का, ठीक है, ये कब तक आएगा, एज लॉन्ग एज। तो ग्राउंड क्या हो गया, कब सपोर्ट करेंगे, जहां पे पेरेंट्स और चिल्ड्रन दे आर अनेबल टू सपोर्ट एंड मेंटेन देमसेल्व्स, तभी यहाँ पे ड्यूटी आती है हिंदू की टू मेंटेन देयर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि पेरेंट्स के अंदर स्टेप मदर आएगी क्या? तो यहाँ पे ये हमें क्लियर करता है सेक्शन कि जो पेरेंट्स है इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे चाइल्डलेस स्टेप मदर। स्टेप मदर कौन सी, जिसके कोई बच्चे नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, चाइल्डलेस स्टेप मदर। पेरेंट्स के अंदर चाइल्डलेस स्टेप मदर भी हम इंक्लूड करेंगे, राइट? सेक्शन नंबर 20। 21 पे बढ़ते हैं, 22 पे बढ़ते हैं। 22 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स। अब डिपेंडेंट्स होते कौन है, डिपेंडेंट सेक्शन नंबर 21 के अंदर हमें एक लिस्ट ऑफ डिपेंडेंट्स गिवन है, वो बताती है कि डिपेंडेंट्स कौन कौन हो सकते हैं, राइट? तो जब भी कोई डिसीज हिंदू है तो उस डिसीज हिंदू के ऊपर जो भी डिपेंडेंट्स थे, जो भी उसके ऊपर लोग थे, वो उसके कौन होते हैं, वो उसके डिपेंडेंट्स होते हैं, मतलब एयर्स। जो उसके एयर्स है डिसीज हिंदू के, ये ऑब्लिगेटेड है मेंटेन करने के लिए डिपेंडेंट्स को। किसी भी डिसीज हिंदू के एयर्स जो होते हैं, तो डिसीज पर्सन के जो भी डिपेंडेंट्स होते हैं, तो एयर्स के ऊपर यहाँ पे ये ड्यूटी होती है कि वो डिपेंडेंट्स को मेंटेन करे, राइट? तो यहाँ पे क्या बता रखा है, देखिए, डिपेंडेंट्स हु हैवंट रिसीव एनी शेयर इन द डिसीज्ड
estate are entitled to maintain from those who have inherited the estate. अब समझिए यहाँ पे बहुत सारे डिपेंडेंट्स थे, राइट? अब कुछ डिपेंडेंट्स को तो यहाँ पे प्रॉपर्टी इनहेरिट हो गई और कुछ को नहीं हुई, ठीक है? तो जिनको प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है वो यहाँ पे उनकी लाइबिलिटी है कि वो जिनको प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं हुई है उनको मेंटेन करे, ठीक है? तो क्लॉज 2 हमें समझ आ गया। अच्छा, क्लॉज 3 क्या बोलता है? कितना मेंटेन करें, कितना शेयर देंगे प्रॉपर्टी में से। इतनी सारी प्रॉपर्टी है तो कितना लाइबिलिटी है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक एयर है जिसके ऊपर ड्यूटी है मेंटेन करने की, उसका इतना शेयर है, तो ही इज ओनली लाइबल टू मेंटेन द डिपेंडेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर, राइट? और यहाँ पे फोर्थ क्लॉज ये बात करता है, अगर फॉर एग्जाम्पल इतनी प्रॉपर्टी में से इतना शेयर जो है वो डिपेंडेंट्स को मिल गया, ठीक है, वो एक्स डिपेंडेंट को मिल गया, राइट? तो यहाँ पे अगर एक्स डिपेंडेंट को आप बोलोगे कि आपको वाई डिपेंडेंट को भी यहाँ पे मेंटेन करना है, ठीक है, बट उससे क्या हो रहा है, उससे डिपेंडेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको लॉस हो रहा है। तो उस केस में ये डिपेंडेंट जो है ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेन द अदर डिपेंडेंट। देखिए क्या बोलता है क्लॉज 4, इफ अ पर्सन हु इज देमसेल्फ अ डिपेंडेंट, राइट, देमसेल्फ अ डिपेंडेंट रिसीव्स अ शेयर ऑफ द एस्टेट, इसको ये शेयर रिसीव हुआ एस्टेट का, व्हिच इफ इन्फोर्स्ड would result in receiving less than what they would be entitled to as maintenance। अगर ये Y को देगा तो उसका शेयर कम हो जाएगा, then they are not liable to contribute to the maintenance of others। I hope एग्जाम्पल से आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, राइट? तो ये हमने पढ़े वाइफ को मेंटेन करेंगे, विडो डॉटर इन लॉ, चिल्ड्रन, इन्फॉर्म पेरेंट्स, एज पेरेंट्स एंड लास्ट हम पढ़ते हैं डिपेंडेंट्स के बारे में। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे कि डिपेंडेंट की लिस्ट हमें सेक्शन नंबर 21 के अंदर गिवन है, राइट? अब आते हैं हमारे सेकंड लेजिस्लेशन पे जो कि बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एक्ट की ये है कि इस एक्ट के अंदर वाइफ एज वेल एज द हस्बैंड दोनों के पास में ये बेनिफिट होता है कि वो लोग मेंटेनेंस ले सके। जबकि हमने अडॉप्शन वाले एक्ट में क्या पढ़ा था, आगे हमने हामा वाले एक्ट में क्या पढ़ा कि ओनली द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट द मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड, जबकि ये एक्ट यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों के बेनिफिट के बारे में बात करेगा, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्ट का ये है, राइट? तो ये बात सेक्शन नंबर 24 पे आते हैं। क्या बात करता है? मेंटेनेंस पेंडेट लाइट, मतलब टेम्पररी, इन बिटवीन, बीच में टेम्पररी मेंटेनेंस क्या मिल सकती है, ठीक है? तो ये क्या बात करता है, देखिए सेक्शन के अंदर हमें मेंशन कर रखा है, इन द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इफ आइदर द वाइफ और द हस्बैंड, मतलब दोनों के लिए, या तो वाइफ या तो हस्बैंड, तो यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी लगा सकता है, ठीक है? अब क्या हुआ, हस्बैंड या फिर वाइफ, उनके पास में क्या नहीं था, ग्राउंड क्या है, उनके पास में सफिशिएंट या फिर इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है जिससे वो खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर पहला तो हो गया इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, दूसरा जो सारे खर्चे होंगे लीगल प्रोसेस के अंदर, जो सब एक्सपेंसेस लगेंगे, उनके पास में वो एक्सपेंसेस देने के भी पैसे नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों चीज के लिए कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि जो दूसरी पार्टी है वो उनको ये मेंटेनेंस का पैसा दे। तो क्या है, पहला द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, और दूसरा यहाँ पे कोर्ट ये प्रोविजन देती है मंथली मेंटेनेंस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। इसलिए हम बात करते हैं ये टेम्पररी प्रोविजन के बारे में। यहाँ पे कोर्ट मंथली मेंटेनेंस का प्रोविजन भी प्रोवाइड करती है, जिसमें कोर्ट ये बोलती है जो एप्लीकेंट होता है उसको मंथली मेंटेनेंस भी प्रोवाइड कराया यहाँ पे जाता है। अच्छा, अब कोर्ट जो मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है वो कैसे प्रोवाइड करेगी और कितना प्रोवाइड करेगी? तो कोर्ट यहाँ पे ध्यान रखती है जो भी पिटिशनर है या रिस्पोंडेंट है उनकी इनकम को प्रोपोर्शनेट रखते हुए कोर्ट यहाँ पे मेंटेनेंस अवार्ड करती है, राइट? थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे बात करता है, क्योंकि यहाँ पे ये समरी प्रोसीडिंग होगी और इसका बेनिफिट क्या है, इसका ये बेनिफिट है कि आपको स्पीडी रेमेडी मिले, आपको मंथली जो है मेंटेनेंस मिले। इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे एक टाइमलाइन फिक्स कर दी है, जो टाइमलाइन ये बताती है अगर कोई भी एप्लीकेंट जो है वो मंथली मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाता है तो वो उसकी एप्लीकेशन विद इन 60 डेज डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। 60 डेज कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विंग नोटिस ऑन द वाइफ और द हस्बैंड हुएवर इज द रिस्पोंडेंट, ठीक है? तो 60 डेज वाला पॉइंट भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। तो ये हो
गया हमारा पेंडेंट लाइट, प्रोसीडिंग जब चल रही है उसके बीच में मेंटेनेंस देना, मंथली मेंटेनेंस देना, उसके प्रोविजन सेक्शन नंबर 24 में हमको प्रोवाइडेड है, राइट। अब बढ़ते हैं 25 के ऊपर, जो कि परमानेंट मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। ठीक है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन लगती है वो परमानेंट एलिमनी या परमानेंट एप्लीकेशन के लिए लगाई जाती है। अगेन एप्लीकेशन हस्बैंड या वाइफ कोई भी यहाँ पे लगा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे परमानेंट मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट क्या चीज ध्यान रखती है? कोर्ट ध्यान रखती है इनकम, प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द पार्टीज, उनके कंडक्ट और उनकी दूसरी सर्कमस्टांसेस। ये चीज देखते हुए कोर्ट यहाँ पे मेंटेनेंस को ग्रांट करती है। ठीक है, इसमें और चौथी बात क्या बोली है? मेंटेनेंस कब तक मिलेगी? मेंटेनेंस लाइफ ऑफ रिसिपिएंट तक मिलेगी। ठीक है, और मेंटेनेंस यहाँ पे कोर्ट लमसम देने को भी बोल सकता है, राइट। तीसरा प्रोविजन हमें यहाँ पे क्या गिवन है? अच्छा, अगर मेंटेनेंस कोर्ट ने बोला है कि आपको 20,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल देनी है, और अगर वो उसने रिस्पोंडेंट ने मेंटेनेंस नहीं दी अभी तक पिटिशनर को, तो यहाँ पे कोर्ट उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी चार्ज लगा सकता है। ये चीज भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जो कि बात करता है कि कब कोर्ट परमानेंट मेंटेनेंस के ऑर्डर को चेंज, मॉडिफाई या फिर वैरी कर सकती है। तो यहाँ पे ग्राउंड क्या गिवन है? जब कोई भी चेंज इन सर्कमस्टांस होती है तो कोई भी पार्टी, रिस्पोंडेंट या फिर पिटिशनर कोर्ट में अप्लाई कर सकती है इस पूरे ऑर्डर को चेंज करने के लिए, राइट। अब इसी सब सेक्शन के अंदर हमें ये गिवन है कि कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं जब कोर्ट इस ऑर्डर को चेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जब कोई भी पार्टी जो है वो रीमैरी कर ले, या फिर वाइफ जो है वो अनचेंज हो जाए, मतलब कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंटर कर जाए, और या फिर हस्बैंड जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में एंटर कर जाए, तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जहां पे कोर्ट इस पूरे ऑर्डर की एप्लीकेशन पे चेंज कर सकती है, राइट। तो ये हो गया हमारे दोनों एक्ट जो कि हिंदू लॉ के अंदर मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। आई होप आपको ये सारे सेक्शन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।